Hello everyone, welcome back to JRF अड्डा। A very good evening to all of you. So आज की क्लास में हम लोग सोशल चेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोशल चेंज क्या होता है, डिफरेंट थ्योरीज क्या है हमारी सोशल चेंज की, वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है एंड सोशोलॉजी सब्जेक्ट JRF अड्डा पे मैं आप सभी के लिए लेके आती हूँ। JRF अड्डा वेबसाइट को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, तो इसको भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। एंड दिवाली ऑफर का आज लास्ट डे आप सभी के लिए है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मस्त मिस मिस मत कीजिए। 20% ऑफ अभी आपके सारे कोर्सेज पे आपको मिल रहा है। इसके बाद भी अगर आप डिले करते हो, लास्ट टाइम पे अगर आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो, तो इस ऑफर को ज़रूर अवेल करिए। टेस्ट सीरीज जैसा आप सभी को पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए मॉक टेस्ट सॉल्व करना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट पे। तो ये आपको ज़रूर इस ऑफर को ट्राई करना चाहिए। D20 कोड यूज करके आप JRF अड्डा के सभी कोर्सेज या टेस्ट सीरीज पर 20% ऑफर ले सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उसको उस पर कॉल भी कर सकते हैं। एंड कैप्सूल कोर्स आपके लिए है पेपर वन का। तो पेपर वन जैसा आप सभी को पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, स्पेशली सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारा कट ऑफ जाता है, तो उसके लिए पेपर वन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पेपर वन की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कैप्सूल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। बहुत मिनिमल प्राइस में आपके लिए ये कोर्स है, तो ज़रूर इसको मिस मत कीजिए अपॉर्चुनिटी को। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो पेपर वन प्लस पेपर टू सोशियोलॉजी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, तो इनको भी आप लोग देख सकते हो। ओनली पेपर टू आप अगर लेना चाहते हो, तो वो भी मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। एंड ओनली पेपर वन की अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, तो वो भी आप सभी के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो, तो आप उसे भी देख सकते हो। आप JRF अड्डा वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, वहाँ पर जाके आप सारी टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। एंड पेपर वन के साथ साथ ये सभी सब्जेक्ट JRF अड्डा पे आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं सोशल चेंज क्या होता है। तो सोशल चेंज जैसे आप सभी समझते हो, सामाजिक परिवर्तन, हमारे समाज में किस तरह से बदलाव आता है, कैसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में जो सोशलॉजिस्ट है या जो सोशल साइंटिस्ट है, वो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सोशल चेंज में हम देखते हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप में, ऑर्गेनाइजेशन में, कल्चर, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनिंग में हमारे जो सोशल सिस्टम है, उसमें किस तरह से चेंजेस हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं वो हमारे स्टडी करते हैं। एंड इन्हीं सारी चीज़ों में जो सामाजिक परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलता है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं सोशल चेंज में। किंग्सले डेविस ने हमें किस तरह से बताया था कि किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर या फंक्शंस हमारी सोसाइटी के किस तरह से चेंज होते हैं, तो इस तरह से किंग्सले डेविस ने हमें सोशल चेंज के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम लोग देखें मैकाइवर एंड पेज के बारे में, तो उन्होंने क्या बताया था सोशल चेंज में, जब हमें रिलेशनशिप में, सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों में जब हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो इस तरह से मैकाइवर ने हमारे सोशल चेंज को बताया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। मैन मेड लिविंग कंडीशंस में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लोगों के जो एटीट्यूड है, बिलीफ है, मतलब मनुष्यों के जो दृष्टिकोण या विश्वास है, उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिलता है। जब आपके बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल नेचर में, जैविक या भौतिक प्रकृति में जब हमें चेंजेस देखने को मिलता है, तो इस तरह से अलग अलग फील्ड में हमें सोशल चेंज देखने को मिलता है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है सोशल चेंज में, वो है पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल चेंज। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है कि डिफरेंट थिंकर्स ने हमारा किस तरह से सोशल चेंज के बारे में बात की है। तो दो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हम यहाँ पढ़ते हैं। एक है, सबसे पहला आता है लीनियर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्ग के रेखांकित संस्थान। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं साइक्लिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। तो पहले हम लोग देखते हैं लीनियर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, कौन कौन से थिंकर्स हमारे एसोसिएटेड है लीनियर थ्योरी से या फिर साइक्लिकल थ्योरी से, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है।
सो लीनियर थ्योरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लीनियर थ्योरीज मतलब क्या होता है, जो प्रोग्रेस हमारी सोसाइटी में हमेशा देखती है कि किस तरह से एक मतलब अच्छा बदलाव आपके लिए हो रहा है। विकासवादी हम लोग एवोल्यूशनरी मॉडल भी इन्हें बोलते हो, कि किस तरह से एवोल्यूशन आपकी सोसाइटी हो रहा है, आपकी सोसाइटी में किस तरह से प्रगति हमें देखने को मिल रही है, उसके बारे में लीनियर थ्योरीज हमारी बात करती हैं। तो लीनियर मॉडल या फिर इवोल्यूशनरी मॉडल, विकासवादी मॉडल भी से हम लोग बोलते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसमें कौन कौन से हमारे थिंकर्स आ जाते हैं, तो जैसे ऑगस्ट कोम्टे, ईबी डायलर, स्पेंसर, मॉर्गन, हॉबाउस, कार्ल मार्क्स, डर्खाइम, फर्डिनेंड टोरेस, ये सब जो हमारे थिंकर्स हैं ये हमारे लीनियर थ्योरीज में आ जाते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करें तो ऑगस्ट कोम्टे ने हमारा किस तरह से इवोल्यूशन की बात की है। तो जैसे हमने बताया था, ऑगस्ट कोम्टे का हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एक बौद्धिक विकास हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ऑगस्ट कोम्टे का हमने पढ़ा था, उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन हमारी सोसाइटी की बताई थी। तो सबसे पहले हमारा आता है थियोलॉजिकल स्टेज, फिर आता है हमारा मेटाफिजिकल स्टेज, थर्ड फिर हमारा आता है पॉजिटिविस्टिक स्टेज। तो इस तरह से 3 फॉर्म्स ऑफ इवोल्यूशन, 3 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन हमें ऑगस्ट कोम्टे ने बताई थी। तो इस तरह से इवोल्यूशन के बारे में हमारे ऑगस्ट कोम्ट बात करते हैं। तो सबसे पहले थियोलॉजिकल स्टेज, फिर मेटाफिजिकल एंड फिर पॉजिटिविक स्टेज। तो अ, धार्मिक तरीके, आध्यात्मिक मोड, सकारात्मक मोड या फिर प्रकारवाद भी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से इवोल्यूशन या फिर सोशल चेंज के बारे में हमारे ऑगस्ट कोम्टे ने बात की थी। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से थिंकर ने हमारे बात की, या क्या स्टेजेस या क्या तरीका उन्होंने बताया था सोशल चेंज का। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। तो हर्बर्ट स्पेंसर का ने भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता हमारी सोसाइटी में बढ़ती है। तो फंक्शंस जब हैं वो हमारी सोसाइटी के बढ़ते हैं, सोसाइटी का साइज किस तरह से बढ़ता है, तो उसके बारे में स्पेंसर ने हमारी बात की थी। तो जैसे उन्होंने बताया था, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के बारे में हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने बात की थी कि कैसे हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज हैं वो एक तरह से मिलिटेंट सोसाइटी होती हैं, बट आगे जाके जैसे जैसे एवोल्यूशन होता है, फंक्शंस उनके जो हैं वो ज़्यादा हमारे बढ़ते हैं, फिर हमारी सोसाइटी इवॉल्व होती है। एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब मॉडर्न सोसाइटीज में हम लोग आज के टाइम पे आ जाते हैं। तो इस तरह से इवोल्यूशन हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे किस तरह से आप स्टेबल अनस्टेबिलिटी से स्टेबल की तरफ जाते हो, होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी हमारी बढ़ती है सोसाइटी में। तो इसके बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने हमारी बात की थी। तो इनका नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होबाउस, एल टी होबाउस के बारे में। तो इन्हें भी हम लोग लीनियर थ्योरीज या फिर इवोल्यूशनरी थ्योरी में हमें पढ़ते हैं। तो इन्होंने भी हमारे प्रोग्रेस की या फिर डेवलपमेंट की, सोशल चेंज की बात की है कि किस तरह से आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, मोरल आइडियाज वगैरह हैं वो हमारी सोसाइटी के किस तरह से बढ़ते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन में, सामाजिक संस्थाओं में, नैतिक विचारों में या फिर मानसिक विकास हमारा किस तरह से होता है, उसके बारे में हॉब हाउस ने हमारी बात की थी। तो इनका नेम भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप ये सारा आपको अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंट स्टेजेस हमें बताए थे। तो उन्होंने बताया था किस तरह से अ, उत्पादक शक्तियों के बारे में बात की थी। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन के स्टेजेस हमें कार्ल मार्क्स ने बताए थे कि किस तरह से सबसे पहले आप देखो प्रिमिटिव कम्युनिज्म हमें देखने को मिलता है। सो ये फर्स्ट स्टेज कार्ल मार्क्स ने बताई थी। फिर स्लेवरी हमें देखने को मिलती है। फिर ये सेकेंड स्टेज, फिर फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। फिर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, सो फ्यूडलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक, फिर सोशलिस्टिक, एंड फिर लास्ट में हमारी कम्युनिस्ट स्टेज है,
वो हमारी आती है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने हमारे सोसाइटी के इवोल्यूशन के बारे में बात की थी। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से या एक इकोनॉमी से दूसरे इकोनॉमी में हमारी शिफ्ट करती है। तो ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बारे में कार्ल मार्क्स हमारी बात करते हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमाइल डर्कहाइम के बारे में। तो इन्होंने हमारा किस तरह से बताया था, जैसे सॉलिडेरिटी के बारे में उन्होंने बात की थी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, यांत्रिक और सावियाई जो एकजुटता है या जैविक एकजुटता है, उसके बारे में हमारे एमाइल डर्कहाइम ने बात की थी। किस तरह से हमारी जो सोसाइटी वो इवॉल्व होती है। पहले मैकेनिकल सॉलिडेरिटी मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटीज हमारी हुआ करती थी, फिर जैसे जैसे इवॉल्व होती है सोसाइटी, डेवलपमेंट हमारा होता है, तो फिर ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में हम लोग आते हैं। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी मतलब जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, वो हमारा डर्कहाइम ने ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी में बताया था। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से डर्कहाइम ने हमारे एवोल्यूशनरी थ्योरी या फिर एवोल्यूशन के बारे में बात की थी। तो इनका एमाइल डर्कहाइम का नेम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्स वेबर की। तो उन्होंने भी बताया था किस तरह से आपके जो बिलीव्स हैं या वैल्यूज हैं उसमें हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशल चेंज में। तो इस तरह से जो मान्यता है, मूल है, वो हमारे किस तरह से बढ़ते हैं, इसके बारे में मैक्स वेबर ने बात की थी। तो इनका भी नेम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईबी टाइलर। तो ईबी टाइलर का जैसे हमने पढ़ा था, रिलीजन पे उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है। तो उन्होंने बताया था किस तरह से हमारा जो रिलीजन है या हमारा जो धर्म है उसका किस तरह से इवॉल्व या फिर प्रगति उसमें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था एनिमिज्म, हमारा सोसाइटी में एनिमिज्म फॉलो होता था। तो एनिमिज्म हम लोगों ने पहले की क्लासेस में देखा है, कल की क्लास में हमने देखा था सोल वर्शिप की। जब आप बात करते हो सोल या फिर स्पिरिट वर्शिप की, तो वो एनिमिज्म पहले इस तरह का हमारा रिलीजन जीववाद पहले हमारा फॉलो होता था। फिर जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई, डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ, तो पॉलिथिज्म में हम लोग आ गए। जब मतलब पॉलिथिज्म जैसे हमने पढ़ा था, बहुदेव, अब बहुत ज्यादा, पॉली मतलब क्या होता है, मैनी। जब आप बहुत सारे भगवानों में मानते हो तो उसे हम लोग पॉलीथिज्म बोलते हैं। इसके बारे में टाइलर ने बात की थी। फिर हम लोग आते हैं मोनोथिज्म। जब आप किसी एक सिंगल ईश्वर को जब आप फॉलो करते हो उसे हम लोग मोनोथिज्म बोलते हैं। तो ये स्टेजेस भी आपसे कई बार पूछी जाती हैं, एनिमिज्म, पॉलीथिज्म एंड मोनोथिज्म के बारे में। ये भी टाइलर ने हमारी बात की थी। तो इनका भी नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एल एच मॉर्गन की। तो इन्होंने भी 3 स्टेजेस हमें बताए हैं कि किस तरह से आपकी जो सोसाइटी है वो हमारी डेवलप होती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है प्रिमिटिव या फिर सेवेजरी सोसाइटी हमें देखने को मिलती थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे डेवलप हुआ तो बारबरिक सोसाइटीज हमें देखने को मिलती हैं। फिर जब और डेवलपमेंट हुआ और प्रोग्रेस इवॉल्व हमारी सोसाइटी हुई, तो फिर प्रॉपर सिविलाइजेशन, सभ्यता हमें देखने को मिलती है, जहाँ प्रॉपर सारी आपकी चीजें चलती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम आपका होता है, सारी जो सिविलाइजेशन हमारा होता है। तो इस तरह से 3 स्टेजेस हमें एल एच मॉर्गन ने बताई है। एंड ये जो क्वेश्चन है मॉर्गन की जो 3 स्टेजेस हैं, ये अभी जून 2023 में जो हमारा एग्जाम हुआ वहीं पे हमसे पूछी गई थी कि मॉर्गन ने किस तरह से 3 स्टेजेस हमें बताई हैं सोसाइटी के इवॉल्वमेंट की, कि किस तरह से डेवलपमेंट या फिर इवॉल्व हमारी सोसाइटी होती है। सो ये 3 स्टेजेस का आपको ध्यान रखना है। इस बार मॉर्गन का आपसे पूछा गया था, हो सकता है दिसंबर एग्जाम में आपसे इनमें से किसी और थिंकर्स का पूछ लें। तो ये आप सभी को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्डिनेंड टॉनिस की। तो इन्होंने भी हमारा जैमिन सेफ्ट एंड जैशल सेफ्ट के बारे में बताया था। तो जर्मनी में वर्ड, जर्मन वर्ड उन्होंने दिए हैं। जैमिन शेफ्ट मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटीज मतलब कम्युनिटीज जहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, तो उसके बारे में उन्होंने बात की थी। एंड जैसल शेफ्ट मतलब क्या होता है, एसोसिएशन, जहाँ पे खुद आप अपना ग्रुप अपना बनाते हो, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हमारे जो होते हैं, जो आप अपनी मर्जी से बनाते हो, उसे हम लोग एसोसिएशन बोलते हैं। तो इस तरह से जैमिन शेफ्ट एंड जैशल सेफ्ट, तो ये भी आपसे मैच द कॉलम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैमिन सेफ्ट, जैशल सेफ्ट किसका हमारा कंसेप्ट है। तो फर्डिनेंड टॉनिस का नेम आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है।
सो आई होप ये जो सारे लीनियर या फिर इवोल्यूशनरी थ्योरीज के हमारे थिंकर्स हैं, ये आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको सबसे पहले तो याद रखना है कौन कौन से थिंकर हमारे लीनियर या फिर इवोल्यूशनरी थ्योरीज में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेजेस या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उन्होंने दिए थे अपनी थ्योरीज में, तो वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप लीनियर थ्योरीज आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लिकल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। तो साइक्लिकल थ्योरीज वाले क्या मानते हैं, यहाँ पे लॉन्ग रन चेंज हमारा नहीं होता। तो साइक्लिकल जैसे हमारी चलती है चीजें, ऊपर नीचे चलती रहती है। हो सकता है आज प्रोग्रेस हो तो एकदम से डिक्लाइन होगा, फिर आगे जाके प्रोग्रेस हो सकती है, फिर डिक्लाइन हमारा हो सकता है। तो जो साइक्लिकल थ्योरीज है वो ग्रोथ और डिक्लाइन के हमारे विकास और गिरावट के जो नियम है या जो पीरियड पीरियड्स हमारे हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। तो साइक्लिकल थ्योरीज में भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, उनके बारे में आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे लीनियर थ्योरीज है वो सिर्फ हमारे प्रोग्रेस के बारे में बात करते थे कि किस तरह से लीनियर एक हमेशा पॉजिटिव वे में आपका प्रोग्रेस चल रहा है। तो इस बारे में हमारे जो लीनियर थ्योरीज या फिर इवोल्यूशनरी थ्योरी के जो थिंकर्स हैं वो हमारे बात करते थे। बट साइक्लिकल थ्योरीज वाले क्या बोलते हैं, ग्रोथ और डिक्लाइन आपका चलता रहता है, मतलब कभी विकास होता है कभी गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से साइकिल वाइज हमारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसके बारे में हमारे साइक्लिकल थ्योरीज वाले बात करते हैं, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं साइक्लिकल थ्योरीज में कौन कौन से हमारे थिंकर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विल्फ्रेडो पेरेटो के बारे में। तो विल्फ्रेडो पेरेटो के ऊपर भी एक पूरी क्लास मैंने आप सभी के लिए ली थी। तो विल्फ्रेडो पेरेटो ने हमारे सर्कुलेशन ऑफ एलाइड्स के बारे में बात की है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आपका एलाइड्स जो क्लास है, जो अभिजात वर्ग है, उनका किस तरह से राइज और डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो पेरेटो ने अपनी साइक्लिकल थ्योरीज में हमने जैसे पढ़ा था, रेंटियर्स और स्पेक्यूलेटर्स की वो बात करते हैं। रेंटियर्स और स्पेक्यूलेटर्स, सो रेंटियर्स उन्होंने क्या बताया था, जो लोग रिस्क नहीं लेते, जैसे लायन से उन्होंने कंपेयर किया था। जो ट्रेडिशनली रिच क्लास होते हैं वो ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करते। तो पेरेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पेलाइट्स में क्या बताया था कि रेंटियर्स हैं उनका एक टाइम के बाद डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। एंड जो स्पेक्यूलेटर्स हैं वो एक तरह से रिस्क टेकर हमारे होते हैं, तो इनका काफी ज्यादा राइज हमें आगे जाके देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अपना जो सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स थ्योरी है उसमें हमारे साइक्लिकल थ्योरीज ऑफ चेंज के बारे में विल्फ्रेडो पेरेटो ने हमारी बात की थी। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है कि किस तरह से सोशल चेंज हमारा कैसे आता है जब स्ट्रगल होता है हमारा डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में, सामाजिक संघर्ष जब हमें देखने को मिलता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में, तो इसके बारे में उन्होंने बात की थी। तो आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा विल्फ्रेडो पेरेटो की थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ फेलाइट्स। इस तरह से उन्होंने साइक्लिकल चेंज के बारे में हमारी बात की थी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पिथ्रिम सोरोकिन के बारे में। तो उन्होंने अपनी जो बुक है इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर के बारे में बात की थी। तो सबसे पहला हमारा होता है आइडिएशनल कल्चर, आइडियलिस्टिक कल्चर एंड सेंसेट कल्चर, मतलब अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चर। नेक्स्ट थर्ड थिंकर का हम नाम पढ़ते हैं टॉइन बी के बारे में। तो इन्होंने भी, ये भी हमारे साइक्लिकल थ्योरीज में आते हैं। तो उन्होंने बताया था सोशल चेंज हमारा तीन तरह के चलता है। सबसे पहले ग्रोथ, अरेस्ट एंड डीके ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब किस तरह से विकास, गिरफ्तारी और क्षय हमारा होता है सिविलाइजेशन का। सो ये थ्री तरीके इन्होंने हमारे बताए थे। तो ये भी आपसे पूछा जाता है किसने ग्रोथ, अरेस्ट एवं डिके एंड सिविलाइजेशन के बारे में बात की है। तो टॉइन भी हमारे थिंकर हैं जिसने जिन्होंने इसके बारे में बात की है। तो इसको आपको ध्यान रखना है किस तरह से आपका ग्रोथ होता है सिविलाइजेशन का, विकास आपका होता है सिविलाइजेशन का, फिर जैसे जैसे धीरे चीजें चलती हैं फिर आगे जाके पतन भी हमें, डिक्लाइन भी हमें देखने को मिलता है हमारी जो सिविलाइजेशन है उसका। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरह से टॉइन बी ने हमारी बात की है, तो इनका नेम भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ऑसवर्ड स्पेंगलर के बारे में। तो ये भी हमारे साइक्लिकल थ्योरीज में आते हैं। तो वो हमारे क्या बताते हैं कि हर एक जो कल्चर है वो हमारा चाइल्डहुड, यूथ, मैच्योरिटी एंड ओल्ड एज, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग है वो पहले चाइल्डहुड एज में होते हैं, फिर युवा अवस्था में हम लोग आते हैं, फिर मैच्योरिटी एंड फिर बुढ़ापे की स्टेज में जिस तरह से ह्यूमन बींग्स आते हैं, उसी तरह से ऑसवर्ड स्पेंगलर ने हमें बताया था कि हमारा जो कल्चर है वो भी इसी तरह से हमारा पास होता है। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जैसे चाइल्डहुड में काफी हैप्पी डेज हमारे रहते हैं, पर जो यूथ या फिर जो काम करने वर्किंग एज हमारी होती है काफी ज्यादा ग्लूमी मोड या फिर काफी ज्यादा निराशाजनक मनोदशा हमें देखने को मिलती है। तो देखो आप एक तरफ से डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से साइक्लिकल थ्योरीज के बारे में ऑसवर्ड स्पेंगलर ने बात की थी। तो उन्होंने बताया था कि हर तरह का जो कल्चर है वो यूथ, मैच्योरिटी एंड डिके ऑफ सिविलाइजेशन इस तरह से हमारा निकलता है। तो ऑसवर्ल्ड एंड स्पेंगलर में, स्पेंगलर एंड टॉइनबी में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्पेंगलर की हम बात करें तो उन्होंने यूथ, मैच्योरिटी एंड डिके ऑफ सिविलाइजेशन की बात की है, बट अगर आपसे पूछा जाए ग्रोथ, अरेस्ट एंड डिके ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में किसने बात की है, तो फिर टॉइनबी का नेम आपको ध्यान रखना है। सो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। लीनियर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज एंड साइक्लिकल थ्योरीज। तो लीनियर थ्योरीज में कौन से हमारे थिंकर्स आते हैं उनका नेम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्या स्टेजेस या फिर किस तरह से इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने बात की है उन वो आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा साइक्लिकल थ्योरीज। तो साइक्लिकल थ्योरीज में फोर थिंकर्स हमारे आते हैं, उन्होंने अलग अलग कंसेप्ट हमारे दिए हैं, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप ये दोनों पर्सपेक्टिव आपको अच्छे से क्लियर होंगे सोशल चेंज के। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी सोशल चेंज हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे आधुनिकरण होता है तो हमारी सोसाइटी में चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो डेनियल लर्नर हमारे थिंकर हैं जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात की है। तो मिडिल ईस्टर्न सोसाइटी के बारे में उन्होंने स्टडी की थी, जहां पर उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात की थी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। इनकी बहुत फेमस बुक है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो इसमें उन्होंने मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात की थी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मॉडर्नाइजेशन जो टर्म है वो डेनियल लर्नर ने हमारे डिफाइन किया था। तो ये उन्होंने क्या बताया था, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज है कि किस तरह से डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है इकोनॉमिकली भी। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है कि किस तरह से आर्थिक स्थिति में भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह से मॉडर्नाइजेशन हमारा डेनियल लर्नर ने डिफाइन किया था कि मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे आधुनिकरण हमारा होता है उसकी वजह से भी सोशल चेंज हमें देखने को मिलता है। तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट तो आप सभी समझते हो, जैसे जैसे विकास हमारा होगा, विकास कैसे भी हो सकता है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आर्थिक विकास हमारा हो, संरचनात्मक विकास हो या फिर औद्योगिकरण का विकास हो, कैपिटलिज्म का, समाजवाद का। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, नेशनल रीजनल, ये सारी चीजों में जब हमें डेवलपमेंट, विकास जब भी हमें देखने को मिलता है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सोशल चेंज हमें देखने को मिलता है। सामाजिक परिवर्तन, जैसे आपकी इकोनॉमी में कोई चेंजेस हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपकी देखो सोसाइटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो आपका फैमिली सिस्टम है वो चेंज होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा माइग्रेट हमारे करते हैं। तो इस तरह से ये भी हमारा सोशल चेंज होता है। तो डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले हमारा करता है सोशल चेंज में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन आप समझती हो, वैश्वीकरण जब हमारा होता है, पूरी सोसाइटी, अब आप देखो जब ग्लोबली सारी जो इकोनॉमी है वो एक तरह से इंटीग्रेट, हमारी एकीकरण हमारा हो गया है, सारी जो इकोनॉमी है या सोसाइटी का है, सारी जो चीजें हैं वो हमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल कर रही हैं। तो किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी हमारी बदल रही है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल पॉलिसीज बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ों में जब हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन आप सभी अच्छे से समझते हो, इनकी वजह से भी हमें सोशल चेंज देखने को मिलता है। वेस्टर्न जो कल्चर है वो अब हमें इंडियन सोसाइटी में भी देखने को मिल रहा है।
फूड हैबिट्स हमारी चेंज हो रही हैं, तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन भी हमारा सोशल चेंज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप सोशल चेंज का आपको कंसेप्ट सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। सारी जो थ्योरीज हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया जो भी थिंकर्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब का बेसिक मीनिंग आप सभी को पता होना चाहिए, किस तरह से इनकी वजह से सोशल चेंज हमें देखने को मिलता है, तो वो आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप आज की क्लास आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी डाउट आपको इन क्लासेस में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको कमेंट्स में या फिर अपकमिंग क्लासेस में उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी। तो आई होप ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना है, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर करिए। सो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।